मुल्की तारीख के अहम मुकदमे का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाना है। इस अहम मामले पर लार्जर बेंच बना दिया गया है। और जो असर कैसा जिसकी रूलिंग पर रहा वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, ये भी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कल कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ वो आईनी था या गैर आईनी, वाज़ेह और दो टोक जवाब किसी के पास नहीं। खबरें हैं, अफवाहें हैं, तज्जिए हैं और हर किसी के अपने अपने तबसरे। हुकूमत के पास अपने दलाइल हैं और अपोजिशन अपनी ताबीनें पेश कर रही है। अपोजिशन की जानिब से रोना आइन की पामाली का रोया जा रहा है, जिसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन हकीकत में आइन इस वक्त सहाफ़ियों, तज्जियाकारों और माहिरीन कानून के दरमियान मोम की नाक बना दिया गया है। हर कोई अपनी अपनी तशरीह कर रहा है, वो भी अगर मगर के काफिये लाहिक़े लगाकर। मुल्की तारीख के अहम मुकदमे का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाना है। इस अहम मामले पर लार्जर बेंच बना दिया गया है। लेकिन अपोजिशन इस लार्जर बेंच से भी खुश नहीं, बल्कि माजी याद कराकर अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिशें जारी हैं। ख्वाहिश यह है कि मुनसिफ इनकी मर्जी पर चले, मनपसंद फैसला करे, लेकिन अदालत अपना काम खूब जानती है। इसीलिए जब PTI की तरफ से पेश होने वाले बाबर अवान ने कहा कि इमरान खान ने इजाजत दी है कि अर्ज करूं कि हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, जवाब मिला कि हमारे सामने सियासी बातें ना करें, हमने सिर्फ आईनी और कानूनी सवालात के जवाब तलाश करने हैं। पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक ने कहा कि सदर ने उबूरी हुकूमत के क़याम तक इमरान खान को काम जारी रखने का कहा है। साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को निगरान हुकूमत के क़याम के लिए खत लिख दिया है। इसलिए बेहतर है कि आज ही समाअत मुकम्मल करें और फैसला दें। जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ये एक अहम आईनी मामला है, इस पर जल्दी में फैसला नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके बाद में भी असरात होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने दूसरे फरीक को भी सुनना है, इनको सुने बगैर हवा में फैसला नहीं दे सकते। सो अब फैसला सुप्रीम कोर्ट से आना है, जिसने समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि जो अपोजिशन हुकूमत गिराने की तलबगार थी, अब हुकूमत की बहाली के लिए बेकरार है। कबल इस वक्त इंतखाबात PDM का मुतालबा था, बनी ही PDM इसलिए थी, और अब जब वज़ीर आज़म ने इसका ऐलान किया है तो इसकी मुखालफत भी PDM की तरफ से की जा रही है। सच यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरप्राइज जो दिया है, इसने अपोजिशन को क्लीन बोल्ड कर दिया है। वज़ीर आज़म के बकौल अपोजिशन को नए इंतखाबात से गर्ज है ना महंगाई इनका मसला है, बल्कि ये लोग अपने मुकदमात ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करने के लिए हुकूमत गिरा कर अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। क्या इसमें इन्हें कामयाबी मिलेगी, इसका इन्हिसार अब अदालती फैसले पर है। दूसरी तरफ पंजाब में भी ये खेल जोरों शोर से जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि हुकूमत ने अगर आइन की खिलाफवर्जी की है तो हुकूमती अरकान तोड़कर हॉर्स ट्रेडिंग करके क्या अपोजिशन आइन की पासदारी कर रही है? हालात किस तरफ जा सकते हैं? अदालत से क्या फैसला आ सकता है? इसी से आगाज़ करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, हर गुजरता दिन जो है वो मामले को मज़ीद लगता है कि पेचीदा करा है। उस्तामा साहब, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आप अभी प्राइम मिनिस्टर से होके आए हैं और उन्होंने सारी चीज़ें आपको तोते की तरह रटाई हैं और जो आके आपने यहाँ पर बोल दी। अच्छा, मेरा मतलब है कि आपने एक ही इमरान खान साहब जो उनका केस है वो सारा यहाँ पे प्लीड कर दिया, वन साइडेड। मुझे एक बात बताएं, सवालात बहुत ज़्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों की तशरीह करनी है। पहली बात तो ये है कि एक ख़त उसको जी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने उसको अप्रूव दे दिया। एक प्राइम मिनिस्टर भी ख़त लेके अपने साथ मोई यूसुफ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर है, वो पेश कर रहा है और तो क्या कहे। मैं वो तीनों जर्नल्स को ये ख़त इमरान खान साहब ने खुद कहा ये जलसे में कि मैंने ये ख़त जो था वो आर्म फोर्सेस को भिजवाया था, मगर मुझे वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो किसी जवाब के काबिल होता तो उसको जवाब दे देते। बल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की गई, उसमें वो ख़त सामने रखा गया, रोया पीटा गया, उस पर उन्होंने इस हद तक एंडोर्समेंट दी कि फिर आप उनसे टेकअप कर लें, इशू एम्बेसी से टेकअप कर लें, एहतजाज रिकॉर्ड करा दें। अब सवाल ये पैदा होता है, क्यों नहीं गई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी? ऑपोजिशन क्यों नहीं गई? आज ये सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल हुआ कि आप चले जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में नहीं जानी था। हाँ? वो उन्होंने जाना पार्लिमानी कमेटी तो खत है ही जाली, तो वो क्यों जाए? पहली बात
तो ये सुप्रीम कोर्ट में सवाल हुआ है, तो सर वो जवाब देंगे ना, उसका जवाब उन्होंने देना, मैंने ये आपने तो नहीं देना। ठीक है सर, अब आर्टिकल 5 का भी तो होगा। मेरी एक बात सुन लें। अब जो उस दिन असेंबली की कल प्रोसीडिंग हुई, उसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 5 लगा दिया गया अपोजिशन पे। फवाद चौधरी साहब ने पढ़ा और उसके बाद स्पीकर साहब जो है, डिप्टी स्पीकर साहब, बगैर कुछ सुने उन्होंने उनको आर्टिकल 5 का मुर्तकिब ठहरा दिया। क्या स्पीकर के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी पे आर्टिकल 5 लगा सके? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जनाब वो आर्टिकल 5 लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। दूसरी चीज़ उसामा साहब, ये फवाद चौधरी साहब वो सारा अपना मुद्दा बयान करते हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब जो कासिम सूरी साहब हैं, वो जो रूलिंग देते हैं, वो रूलिंग जो थी वो तो स्पीकर असद कैसर की थी। उन्होंने अपना माइंड ही नहीं अप्लाई किया, उन्होंने बगैर माइंड अप्लाई किए हुए उस असद कैसर की रूलिंग पढ़ के वो चले गए। तो क्या स्पीकर की रूलिंग डिप्टी स्पीकर पढ़ के चला जाए, अपना माइंड ही ना अप्लाई करे, तो वो वहाँ पर बैठा हुआ है, जो असद कैसर जिसकी रूलिंग पढ़ रहा है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अभी जो अगला इशू है वो ये है कि क्या स्पीकर ये रूलिंग दे सकता है? क्या वो अदम एतमाद की तहरीक को इस तरह से उड़ा सकता है जिस दिन वोटिंग है उस दिन? बस ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस करनी है। सही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट की हैं, लेकिन दो चीज़ें बढ़िया हैं जो उन्होंने कल की हैं। एक तो उन्होंने कल भर वक्त उन्होंने एक ये अनाउंसमेंट कर दिया शो जजमेंट में कि जनाब कोई गैर आइनी इक़दाम नहीं होगा, कोई गैर आइनी इक़दाम ना करें, अदारे से बात रहें। दूसरी चीज़ जो उन्होंने की कि उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट चूँकि आइनी बुरहान है, आइनी क्राइसिस है, वो जो भी काम करे वो सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में ला के करें, हमें बता कर करें। यहाँ पर जनाब वो प्राइम मिनिस्टर को बड़ी जल्दी पड़ी हुई है इलेक्शन की। उन्हें वो उनको ये डर है कि ये अंडू ना हो जाए और कहीं ये सारा मामला खुल ना जाए। वो बड़ी तेजी से जनाब प्राइम मिनिस्टर तो आपके ख्याल से महंगाई की वजह से अनपॉपुलर होने चाहिए, तो उनके हक में जाएगा अपोजिशन के। वो अनपॉपुलर आदमी है, उसको ज्यादा जल्दी है, तो अपोजिशन को जल्दी होनी चाहिए। अब तो बिलावल भुट्टो साहब तो कह रहे हैं खुश हैं, हमारे प्रेशर की वजह से खुदकुशी, सियासी खुदकुशी कर ली। अच्छा सर, चलिए दोबारा एक मिनट साहब, ये पाकिस्तान की आखिरी असेंबली नहीं है, आगे भी असेंबलियों ने आना है। कल इमरान खान साहब भी अपोजिशन में बैठ सकते हैं, कल वहां पर भी इत्तेहादी उनसे मिल सकते हैं, कल वो भी अदम इत्मीनान की तहरीक ला सकते हैं। इसका मतलब ये कि फिर आर्टिकल 95 तो फारिग हो गया ना, खत्म हो गया। फिर तो आगे कभी कोई स्पीकर अदम इत्मीनान की तहरीक को एंटरटेन ही नहीं करेगा, वो इस तरह की रूलिंग दे देगा। कल ये स्पीकर रूलिंग दे दे कि जनाब ये जो असम्बली है, 5 साल असम्बली ने गुजार दिए हैं, वो ये रूलिंग दे दे कि ये जो असम्बली है ये अगले 5 साल भी रहेगी और यही कैबिनेट रहेगी, यही प्राइम मिनिस्टर रहेगा और मैं स्पीकर रहूंगा। तो वो क्या बाइंडिंग होगी? उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा और वो असेंबली अगले 5 साल पूरे करेगी। मेरा आपसे सवाल है, तो सर इसका फैसला होना चाहिए। खान साहब भाग क्यों रहे हैं? आपने गैर आइनी इक़दाम किया तो आप क्यों दौड़ रहे हैं? कोर्ट में फैसला देखें, उसका जवाब आने दें। इलेक्शन में तो फिर भी चला जाएगा। सर वो तो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, मर गया, लुट गया, इलेक्शन में आ जाओ, इलेक्शन में आ जाओ भाईजान। अच्छा, इसका फैसला होने दें। खत का भी फैसला होना है, अब सुप्रीम कोर्ट में खत भी आएगा। अच्छा, उसका भी फैसला होना, भी बड़े फैसले होने हैं। खान साहब थोड़ा सा सबर करें, इसमें तो अब थोड़ा सा हिम्मत करें। अच्छा, खत पे तो इस वक्त हुकूमत खुश है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जब वो आएगा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इजलास में जो कुछ हुआ उसके मिनट्स भी लाने को तैयार है। शाह कुरैशी साहब ने भी कहा है, लेकिन लग रहा है फारूक नाइक साहब जो हैं वो उस तरफ नहीं जाना चाहते। उनसे भी ये जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी मुझे टाइम दे दें, लेकिन मैं देख रहा था वो ऐसे लग रहा है कि जैसे अदालत पर डाला जा रहा है कि जी अदालत डिले कर रही है, जबकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है फारूक नाइक साहब ने कहा जी मुझे टाइम दिया जाए। गुलाम मुर्तज़ा साहब, क्या हुआ आज? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स के ऊपर तो ज़ाहिर है कि जो कुछ वहाँ अभी तक चल रहा है उसमें बाबर अवान साहब के दलाइल हैं और फारूक नाइक साहब के दलाइल हैं, लेकिन उसमें कोई दलाइल में तो किसी तरह की भी कोई नतीजा बाहर नहीं निकल सकता और ना ही कोई नतीजा अखज़ किया जा सकता है। ऐसे ही है कि एक अपने आर्गूमेंट्स दे रहा है और दूसरा बंदा जो है वो दूसरा वकील अपने आर्गूमेंट्स दे रहा है। सवाल ये है कि क्या स्पीकर कौमी असम्बली जो है या डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने रोलिंग जो दी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है
अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, वैसे आज तो मेरा ख्याल है इसमें सिर्फ फारूक दो- नाइक साहब की ही बात हुई है। बाबर रवान साहब तो सिर्फ वो इलेक्शन की बात करने लगे तो जजेस ने रोक दिया कि नहीं, आप सियासी बात ना करें, अभी सिर्फ आइन और कानून की। तो फारूक नाइक साहब का ही हुआ है सारा, और वो तो शुरू में उन्होंने तो जजेस पर ही एतराज उठाने की कोशिश की, फुल बेंच की। बाबर रवान साहब ने दलाइल शुरू किए थे और वो लेके जा रहे थे गुज़िश्ता जो दिनों में सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की बात वो करना चाह रहे थे, लेकिन सदारती रेफरेंस की बात के ऊपर उन्होंने कहा कि आपकी बात सुनेंगे, आप इनको दलाइल देने दें, उसके बाद आपसे भी बात करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। तो उसके बाद फारूक नाइक साहब ने ही दिए हैं दलाइल अभी तक के, और ज़ाहिर है कि बाबर रवान साहब से भी पूछेंगे, वो जवाब लेंगे। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से भी पूछेंगे कि उन्होंने कुछ चीज़ें, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने, मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ कर दूं कि जब ये केस चल रहा था सदारती रेफरेंस वाला, उसमें उनसे पूछा गया था कि कोई रुकावट है, उन्होंने कहा था कोई रुकावट नहीं है। उनसे पूछा गया कि क्या वोट अपना डाल सकेंगे लोग, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वोट डाल सकेंगे। और क्या मुनर्रफ अरकान की भी वोट डाल सकेंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो भी डाल सकेंगे। फिर उनसे पूछा गया क्या मुनर्रफ अरकान के वोट जो हैं काउंट होंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल काउंट होंगे। ये बातें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के रूबरू कह चुके हैं, बेंच के रूबरू बात कर चुके हैं। ये बात उठेगी, लेकिन ये क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से पहले की ये बात थी या उसके बाद ये उन्होंने अंडरटेकिंग दी है अटॉर्नी जनरल ने? अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो बात करते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो गवर्नमेंट ने जो इंटरप्रिटेशन की है, क्या आप समझते हैं वही इंटरप्रिटेशन है उसकी? उसमें कहीं कोई प्लॉट का जिक्र नहीं है, कहीं कोई फॉरेन फंडिंग का जिक्र नहीं है, कहीं पे कोई आप अगर चेक करें तो आपको उसमें कहीं नज़र नहीं आएगा कि उसमें लिखा हो कि मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ है सिंपल कि वो, और दूसरी बात ये है कि चलें ये अगर नेशनल सिक्योरिटी का तर्जमान जो हैं वो हुकूमत ने तर्जमानी करनी है, उन्होंने करनी है। आज बिलावल भुट्टो ने कुछ सवाल पूछे हैं, कुछ सवाल कहे हैं उन्होंने, उन सवालों का जवाब भी ज़रूरी है। वो अब ISPR से ये तो बड़ा मसला बन जाएगा हुकूमत के लिए। फिर शामुद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब इतने खुश क्यों हैं कि जी आएँ फिर उस पर, उस लेटर पर और मिनट्स पर भी आ जाएं कि वहाँ पर क्या हुआ? किसी की खुशी, किसी की, देखिए किसी की खुशी या नाखुशी का हमें क्या कि हम वो खुश हैं या नाखुश हैं, वो भंगड़े डाल रहे हैं या वो लुडियाँ डाल रहे हैं, अंदर से अल्लाह जानता होता है कि किसके अंदर के हालात क्या हैं और वो किस तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है। सूरत हाल जो है वो इस वक्त एक खला की सूरत हाल है। बतौर कॉन्स्टिट्यूशनल तालिब इल्म की हैसियत से ये एक फ़िक्रमंद लम्हा फ़िक्रिया है। ये कोई ना डोंगरे बजाने की बात है, ना ये झंडे लहराने की बात है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है। और दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी कोई कम इशू नहीं है, दोनों मामलात बहुत बड़े हैं। लेकिन यहाँ कंडक्ट हो रहा है, यहाँ इंटेंशंस जो है वो जिक्र हो रहा है डिप्टी स्पीकर की आर्टिकल 5 की रोलिंग का। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी का मामला जो है वो एक अलग मैटर है, उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाती किसी के कहने से या किसी के करने से, या ज़्यादा नहीं हो जाती किसी के बहुत ज़्यादा उछालने से। वो मैटर भी चेक होने लायक है और उसके ऊपर भी एक इंडिपेंडेंट राय, एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन आना चाहिए। उसमें नेशनल सिक्योरिटी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका, देखें हुकूमत ने उसको जिस तरह से भी इस्तेमाल किया। अब बात ये है कि जो सवालात बिलावल भुट्टो ने पूछे हैं वो सवालात जानने के लायक हैं, वो सवालात का जवाब ज़रूरी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी वो सवालात होंगे, उठेंगे वो सवालात। और दूसरी तरफ है रोलिंग कि आप क्या किसी भी शख्स के ऊपर, आम शख्स के ऊपर आप इस तरह से गद्दारी नहीं आयद कर सकते। और आपने ना कोई इन्वेस्टिगेशन, आप खुद ही मुद्दई मुकदमा बन गए, खुद ही आप जज बन गए, खुद ही आपने प्रोसीडिंग कर ली, खुद ही आपने सजा सुना दी और खुद ही आपने अदालत में भी क्या हुआ ना, ये ऐसा नहीं होता। वो अलग से है, रेफरेंस अदालत में भी है कि जो मुनर्रफ अरकान है उनका क्या किया जाए, वो तो अभी तक चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि खुद से ही मुनर्रफ अरकान की तो बात ही नहीं यहाँ हो रही है। यहाँ बात हो रही है जो रोलिंग दी गई है। वैसे आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीजें तो पेंडिंग है ना, वहाँ चल रही है। ऐसा नहीं कि हुकूमत हर फैसले खुद ले रही है। उसमें तो वो गए, सुप्रीम कोर्ट गए कि जी इनका क्या किया जाए, जो मुनर्रफ अरकान है किस तरह से गए। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी पेंडिंग रखा हुआ है ना भाई, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग रखा हुआ है। वो तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी सुन लेगा, जब सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रहा है तो उसको भी सुन लेगा। ऐसी सूरत हाल में ये किसी के लिए भी खुशी का मकाम नहीं है। और ये इस तरह के बातों के ऊपर फुलझड़ियाँ चलाना, बाजे बजाना और इस तरह की
चीज़ें कराना, ये कम अकली है, कम शऊरी है, देखिए कम नेशनल फहमी है, सिक्योरिटी लाइल्मी काउंसिल जो है। है कोई इन्वेस्टिगेटिव बॉडी तो नहीं है, उसके पास कोई इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म तो नहीं है कि उन्होंने उस लेटर की इन्वेस्टिगेशन की हो, उन्होंने उसको सारे को पता किया हो कि जनाब एम्बेसडर को इंटरव्यू किया हो, उसके बाद अमेरिकन को रब्ता किया हो। उनके सामने प्राइम मिनिस्टर एक ख़त रख रहा है और प्राइम मिनिस्टर अपना रोना रो रहा है कि ये देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, ये अमेरिकन मुझे क्या कह रहे हैं। उन्होंने उस पर कहा कि अगर अमेरिकन ये कह रहे हैं, अगर वो ये पैगाम भिजवाया तो आप उनसे प्रोटेस्ट करें। यही बात हुई है, इससे आगे तो कोई बात नहीं हुई। कहीं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये कहा कि जी ये जो अपोजिशन है ये गद्दार है, या अपोजिशन जो है अगर ये अदम इत्मीनाद इस पर लेके आ रही है तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उसमें कंसर्न शो किया हो और कहा हो कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। या तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये कहती कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, क्या वाकई अमेरिकन अपोजिशन को पैसे दे रहे हैं, क्या वाकई अपोजिशन की ये जो अदम इत्मीनाद की तहरीक है ये मैनूवर्ड है, ये अमेरिकन की पुष्पनाई पर की जा रही है, तो फिर वो उसकी इन्वेस्टिगेशन का कहती। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक स्टेप आगे जाती, उसका जो अलामी वो बड़ा सिंपल और सादा है कि जनाब आप अमेरिकन से एहतजाज करें, वहाँ पर कहीं ये जिक्र नहीं है अपोजिशन का। तो समझ साहब वो जब सामने आएगी, अभी ये जो नाचने में मुद्दा से एग्री करता हूँ कि बिला वजह अमेरिकन से एहतजाज कर दिया जाए। उन्होंने किया भी कुछ नहीं, एक उन्होंने कुछ वैसी ही बात कही थी और उस पर हुकूमत एहतजाज कर दे और बिला वजह एहतजाज कर दिया। हुकूमत ने समझ नहीं आई, हुकूमत को सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए आपके ख्याल से इसलिए हुकूमत ने एहतजाज कर दिया क्योंकि डोनाल्ड लू जिसका नाम इमरान खान साहब ने ले दिया है, अब ज़ाहिर चीज़ें आगे बढ़ेगी तो और आएगा, उससे वो भारत के दौरे पर है, उससे वहाँ पर सवाल किया जाता है, स्पेसिफिक उससे ये सवाल किया जाता है कि जी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने ये कहा कि अगर इमरान खान ये तहरीक अदम इत्मीनाद अगर ये कामयाब हो गई तो फिर इसके नुकसानात हो, अगर ये नाकाम हुई यानी इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म रहा, तहरीक अदम इत्मीनाद नाकाम हो गई, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहा तो इसके नुकसानात होंगे, और अगर ये कामयाब हो जाती है और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहता तो फिर आपकी गलतियां माफ़ कर दी जाएंगी पाकिस्तान की। तो ये वो कह रहा है। जब ये सवाल होता है तो आगे से कहता है कि जी हम आइनी मामलात को पाकिस्तान में देख रहे हैं और हम आइन की उसको इंडोर्स करते हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चीज़ें चलनी चाहिए, यानी तहरीक अदम इत्मीनाद आइन ही है और वो इस तरह से कह रहा है। उसके बाद फिर उससे सवाल होता है, साफ़ी सवाल पूछता है कि जी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, क्या आपने ये धमकी या ये बात कही? उसने कहा जी मैंने जो जवाब देना था मैंने दे दिया। अब वो डिनाई नहीं कर रहा, अमेरिका की तरफ से कोई डिनाइल इसका नहीं आ रहा, लेकिन हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि अमेरिका बहादुर बहुत अच्छा है, वो सच बोलता है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो झूठ बोलती है। अब उसके पुराने बयानात भी चल रहे हैं जो बाइडन के, सबके सामने है, वो बता रहा है कि मैंने किस तरह से हमने रजीम चेंज करनी है तैयब एर्दोगान के खिलाफ, वो पूरा प्लान बता रहा है, उसकी वीडियोस आ चुकी हैं। वेनेजुएला में हमने देख लिया, उसने रजीम चेंज की कोशिश की। तारीख गवाह है कि अमेरिका मानता है कि मैं रजीम चेंज करता हूँ, कोशिशें करता हूँ, मुख्तलिफ ममालिक में करते रहे हैं और कामयाब भी होते रहे, नाकाम भी होते रहे, लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, अमेरिका ऐसा नहीं है, अमेरिका झूठा नहीं है। अमेरिका जो है वो मतलब सीरिया में जो कर दिया, उसने इराक में जो कर दिया, वेपन मास डिस्ट्रक्शन का दुनिया के सबसे बड़े झूठ बोल दिए कि नहीं, अमेरिका सच्चा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट झूठी है कि जी हमारे यहाँ उनको रजीम चेंज करने की क्या जरूरत है, इमरान खान की हैसियत क्या है, उसकी क्या इतनी औकात है कि जी अमेरिका जो है उसको बदलना चाहेगा, क्यों करना चाहेगा। सारा अब मसला उस पर आ चुका है। तो हम क्यों अमेरिका बच्चा है, वो चूसनी पीता है और वो उनका अपने बंदे को, अपने सिटीजन सेक्रेटरी को कहता है कि जाके एम्बेसडर को ये कन्वे करो कि जनाब हम आपकी हुकूमत तब्दील कर देंगे, इंसान के बच्चे बन जाओ। उसामा साहब अमेरिका जो भी गेमिंग करता है, जब उसने रजीम को चेंज करना होता है या इस तरह की कोई साजिश करता है तो फिर इस तरह के मैसेजिंग नहीं डलवाता, इस तरह की वायर्स नहीं डलवाता, वो कर देता है, वो कर देता है। फिर वो इस तरह हिंट्स नहीं देता कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो और इस तरह से एम्बेसडर को बुला के। आपका क्या मतलब है? इमरान खान की गवर्नमेंट चेंज करना चाहता था, वो अदम इत्मीनाद की तहरीक लाना चाहता था, तो वो आके इतना शोर मचा के करता। नहीं, अमेरिका ने इमरान खान को एक हिट देता, इमरान खान अमेरिका ने आके जमा करा देता। सर वो अमेरिका ने जमा करवानी है, उसामा साहब वो कैसे करेगा? सर आप मुझे समझाएं, अमेरिका ने रजीम चेंज कहां कई मुल्कों में की है, वो खत डालेगा हुकूमत को, वो कैसे ना ये खाता आ रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब सारे पाकिस्तान को बता दे कि हम आपको, और कैसे करेगा? वो कैसे करेगा? अगर उसने अदम इत्मीनाद लानी है तो वो अपोजिशन से खामोशी से करे, वो किस तरह की मैसेजिंग करेगा? उसको क्या जरूरत है इस तरह की मैसेजिंग करने की? खामोशी वो खुद उन्होंने बात डलवाई है। अच्छा, इसके बाद मुझे एक बात बताएं, यही जो असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब दो लफ्ज बोलने वो जनाब, सर एक मिनट, वो जनाब 15 मार्च को एम्बेसी में गेस्ट थे,
16 मार्च को आपका एम्बेसडर जो है वो उसका ट्वीट डाल रहा है, उसकी तारीफें कर रहा है। मुझे एक बात बताएं, पहले वो आपको गालियां दे रहा है, वो ये कह रहा है कि ना मैं आपकी गवर्नमेंट गिरवा दूंगा, फिर आप उसको एम्बेसी में इनवाइट कर रहे हैं, उससे वहां पर तकरीर करवा रहे हैं, अगले दिन उसका ट्वीट करवा रहे हैं। उस वक्त तक आपने प्राइम मिनिस्टर को खत लिख दिया हुआ था। उसामा साहब, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स इस तरह नहीं होती कि एक तरफ आपको वो गालियां दे रहा है, दूसरा आप उसको एम्बेसी में इनवाइट निकाल देना चाहिए था सर, मुल्क से, उसको मुल्क से निकाल देना चाहिए। प्रोटेस्ट उसी वक्त करना चाहिए था ताकि ये लोग सारे उस वक्त लगे। सर गुलाम रज़ा साहब आगे भी एक बात कर रही है सर, ब्रेक के बाद मुझे एक बात बताएं, 7 मार्च को खत आता है, 27 मार्च को खान साहब कहते हैं मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, और सरप्राइज वो खत होता है। 20 दिन उस पे काम होता रहा। आपने डिप्लोमेटिकली झूठा है, सबने कहा ये झूठ बोल रहा है इमरान खान। सर आपने डिप्लोमेटिकली कहीं टेकअप ही नहीं किया, आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ही नहीं बुलाई, आप उसको पार्टी के एक मीटिंग में लहरा बुलाई है तो आप कह रहे हैं कि उसकी कोई हैसियत नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बाद में की गई, अब प्लानिंग पता चलती है, अब पता चलती कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग क्यों की गई, क्योंकि इसलिए की गई कि अपना केस मजबूत करना था, असेंबली में ये रूलिंग दिलवानी थी। अब ये सारे दौर से निटिड हुए हैं, मिले हुए हैं, उससे पता चलता है कि ये जो 2 नवंबर की गई है ये हुकूमत की तरफ से भी तो सकता है अमेरिका को और उनके हवारियों को फंसाने के लिए किया गया हो कि हमें सब पता लग गया। इमरान खान कह रहा था कि मेरे हाथ में इनकी गर्दन आ गई है, उन्होंने कहा कि देखो अब क्या होता है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। तो वो उस वक्त से खेल रहे हो कि मुझे पता था, 7 मार्च को ही पता था, फिर 8 मार्च को आई वो खामोश रहे, फिर सारे लोग मिलते रहे खामोश रहे, फिर ज़मीर जागते रहे, इमरान खान खामोश रहे, जब कुछ होता रहा वो खामोश रहे। अच्छा सर गुलाम रज़ा साहब जितने जाके आज अलीम खान ने क्लियर कर दी है, वो सर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी वाइट करना चाह रहे थे। जी देखिए, जो अल्लाह करीम ने ये जगह हमें लोगों को दी हैं जहाँ पे बैठ के हम अपनी अपनी बात बोलते हैं, इसका हमने अपने रब को भी जवाब देना है। सही। ये जो बातें अगर हम कुछ रेटिंग के लिए, कुछ अपनी एक दूध के कतरे के लिए किसी की बकरी ज़िबा कर दें, तो लोगों को गलत हम गाइड कर दें, तो इसका जवाब अल्लाह करीम के हुजूर भी हमें देना है। यहाँ थोड़ा सा जिक्र मैं करूँगा, यहाँ हमने 25 साल जंग लड़ी है रशिया के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में। किसकी जंग थी आप फैसला कर लीजिएगा। उसके बाद हम 20 साल हो गए, 22 साल हम जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। और किसकी जंग थी, कौन छोड़ के गया था, अल्लाह बेहतर जानता है, आप भी जानते होंगे, आप पढ़े लिखे हैं। उसके बाद उससे पहले हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक त्यारे में तबाह हो जाते हैं, अमरीकी सफ़ीर को ज़बरदस्ती साथ में बैठाते हैं, वो भी मारा जाता है, और तहकीकात होती हैं। जाएँ ज़रा एजाज़ुल हक साहब से पूछें कि उसके वालिद को किसने मारा था, और उस वक्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने थे, क्या किसी ने कर लिया उनका। और आगे आ जाएं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको हर रोज़ ऐसी साजिशें, ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी, ऐसी बातें मिलती रहेंगी। यहाँ बाइफरकेशन सर आपने तो तारीख के तहरीक अदम, सुन ले मेरी बात सर, ब्रेक आपकी बात जरूर सुनूंगा सर, आपकी बात ही सुनिए। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हमने ये भी बात करनी है कि जो कुछ अब हो रहा है, जिस तरह से तहरीक इंसाफ अब ये इल्ज़ाम लगा रही है, एहतजाज कर रही थी, अब एक पंजाब का होटल जो है, लाहौर का होटल है, अब वहाँ पर सारे मुनज़्ज़र अरकान जा रहे हैं, ये मामला कहाँ जाकर रुकेंगे, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब्दुल अलीम खान साहब, पुराने साथी इमरान खान साहब के, आज उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। पहले कल भी नज़र आए थे, हमजा शहबाज साहब के साथ उनके दाएं जानिब खड़े थे। हमजा शहबाज साहब ने बड़ी तवील मीडिया से बात की कि ये क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, हमसे सब कुछ छीन लिया गया। और उसके बाद खैर उन्होंने सवाल लोगों के नहीं लिए, लेकिन ये एक अजीब बात ज़रूर है कि मैं देख रहा था कि जितने लोग तहरीक इंसाफ छोड़ कर आ रहे हैं, वो अब इस वक्त सबसे ज़्यादा करीब हो रहे हैं नून लीग के हमजा शहबाज के, और बाकी जो इनके करीब तरीन लोग थे अब वो आपको पहली सफ़ में नज़र नहीं आते। तो शायद ये वजह थी कि आज अलीम खान साहब को कहा गया, शायद अंदर से लोगों ने कहा कि जी ये क्या इमेज भी ख़राब हो रहा है, अपने लोग भी नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि टिकट्स के भी वादे किए गए हैं, और ये नून लीग ने खुद कहा है कि हमारे पास इतने लोग आ रहे थे कि हम मज़ीद टिकट्स नहीं दे सकते थे। अब वो ये मसला बना है, तो इसलिए शायद अलीम खान साहब को आ गया जी आप अपने लोगों को साथ में लाकर खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब गुलाम रज़ा साहब, ये लगता यह है कि अब सियासत में ये अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हो सकता है कल को जहांगीर तरीन साहब भी सामने आ जाएं, राज तो अब सबके पास बहुत ज़्यादा होंगे। अलीम खान साहब कह रहे थे कि मेरे पास
तमाम मैसेजेस सेफ मौजूद हैं। अब ये एक अखलाकी डिबेट भी शुरू हो जाएगी। अब सारों को परेशान हो जाना चाहिए कि कोई भी ध्यान करे, कोई भी एक दूसरे से मैसेज कर रहा है, कल को वो सारे सेव करके उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ये तो वही रिहान खान साहिबा वाली बात मुझे नजर आ रही है कि इमरान खान साहब के सब जो छोड़कर जाते चले जाएंगे, वो ऐसी सी बातें करेंगे कि जी पता नहीं वो क्या राज की बातें हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। ये तो बड़ा मसला हो जाएगा कि जाती जिंदगी सारी सामने आएगी। देखिए, ज़ाती ज़िंदगी अगर पॉलिटिशियन होता है तो उसकी ज़ाती ज़िंदगी भी पब्लिक की अमानत होती है, सिवाय इसके कि उसके अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ जो मामलात हैं उसके अलावा अगर उसके ओहदे का कोई उसके बहुत करीबी शख्स गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल करता है तो वो वो ख़यानत कर रहा है, वो पब्लिक मनी में ख़यानत कर रहा है, वो इक़्तिदार में इख्तियार में ख़यानत कर रहा है और ख़यानत का मुर्तकब शख्स जो है उसका नाम सामने आना चाहिए। और ये जो चीज़ें आ रही हैं, ज़ाहिर है एक हद होती है बर्दाश्त की। उनको घोड़े भी कहा गया, गधे भी कहा गया उनको, और उसके साथ साथ उन्हें यही कहा गया उनके घरों के बाहर लोगों को भेजा गया। क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है कि ये उनको हर तरह से प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई? और जब वो ज़ाहिर है कोई इतनी बड़ी चीज़ थी दरमियान में, कोई बातें ऐसी थी जिन्होंने उनका दिल दुखाया था, उन्होंने अल्लाह कहा कि हम आपके साथ नहीं है। सर आज मौलाना ने भी उनके साथ नहीं है जो तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, जिनको वो इंसाफिया कहते हैं और एक आम चलता है, मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता कहते हुए। आज तो मौलाना साहब भी बड़े गुस्से में थे, वो भी वो उस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। तो लैंग्वेज हर तरफ से हो रही है, इन्हीं को ATM मशीन मौलाना साहब को तो बहुत इज्जत दी हुई है तहरीक इंसाफ वालों ने कि वो उनके लिए इज्जत के लफ्ज़ इस्तेमाल करें। वो देखें, जो बीजेगा वो काटेगा। अभी तो सर दोनों तरफ से होना चाहिए। इमरान खान साहब को भी डीजल नहीं कहना चाहिए, उनको भी वो यहूदी एजेंट नहीं कहना चाहिए। अब ख्वाजा साद रफीक साहब भी बड़े सीनियर सियासतदान हैं, वो भी इस तरह से आ गए। अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मतलब एक अब क्यों तकलीफ होगी? मैं कहता हूँ कि पहले तो किसी ने इमरान खान साहब को नहीं रोका। आज अगर उन्होंने कुफरा गोगी साहबा का नाम लिया है अलीम खान साहब ने और उनके सारे सबूत उनके पास हैं, तो क्यों तकलीफ हो रही है? अभी सुना है कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी होने वाली है लाहौर में, उसमें आपको पता होगा बाबा डोगर साहब को, कि उसमें कुछ और बातें, अभी देखें ना कितनी बातें अलीम खान साहब ने बताई हैं, अभी और भी बातें होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। असल में बात यह है, अभी आप सुन लें, 1 मिनट दें मुझे। आप रियासत मदीना की बात करते हैं, वजारत उज़्मा ख़त्म हो गई। 3 दिन से आप ये देख लें कि PTV का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। PTV का टैक्स मैं देता हूँ, आप देते हैं, आम पब्लिक देती है। अब आज के दिन तमाम के तमाम जो साबिक गुज़रा हैं उनकी 2-2 घंटे की लाइव नशरियात चल रही हैं PTV के। कौन बिल देगा? ये देंगे, टैबलेट तो है ही नहीं है, तो कैसे PTV पे आ रहे हैं? तहरीक इंसाफ के रहनुमा है तहरीक इंसाफ क्या तहरीक इंसाफ का PTV है? ये तो क्या तहरीक इंसाफ उसकी मालिक है? मैं तो यही तो कह रहा हूँ। आपके ऊपर भी दुआ खैरी पड़नी चाहिए सामा साहब। आप हाँ जी, अजीब कसम से आपकी बात भी बस सर मैंने तंज किया है यार, बस छोड़ दें। और क्या कहूं उनको? ये इतना भी क्या मुर्तज़ा साहब, और क्या साहब देखिए, बात ये है कि मुझे मैं अभी चले मैं आपको बताता हूँ, अभी 10 मिनट के बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आने वाली है टीवी पे। अच्छा। आप भी को भी शायद दिखानी पड़े, वो PTV के ऊपर चल पड़ेगी। यार ये इस तरह तो नहीं है, खुदा के लिए इतना प्रोपेगेंडा ना करें, इतना झूठ मत बोलें कि वो आपको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी हैं, ठीक है मुर्तज़ा साहब, बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी। मैं गलत नहीं हूं, साबिक गवर्नर चौधरी सरवर की भी शायद PTV पे चली है सर वो उस वक्त गवर्नर थे, सिटिंग गवर्नर थे। अच्छा, नहीं उनको तो बरतरफ कर दिया गया था, तो यही तो रो रहे थे कि मुझे बरतरफ कर दिया गया। सर वो लास्ट गवर्नर हाउस में उनकी लास्ट वहाँ पे PTV ने दिखा दी। जब चार दिखाना चाहिए साल, या तो फिर उनको तहरीक इंसाफ को भी नहीं दिखाएं। अगर तहरीक इंसाफ को दिखाना है तो फिर बाकी सारी जमातों को। अच्छा, मेरी एक बात सुने उसामा साहब, जो उन्होंने बातें की अलीम खान ने, उनमें जो कुछ बड़ी अहम बातें हैं, मैं उन्होंने उस्मान बुज़ा की करप्शन के हवाले से बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब कुछ सेक्रेटरीज ऐसे हैं, कुछ अफसर ऐसे हैं जिनको अगर पकड़ा जाए तो बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। बिल्कुल मुझे अच्छी तरह से याद है कि चीफ़ सेक्रेटरी मेजर आज़म सुलेमान थे और वो बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। अचानक उनके ख़िलाफ़ उस्मान बुज़ा ने एक महाज बनाया और उनको तब्दील कर दिया गया। इन्वेस्टिगेट करें कि ये जो मेजर आज़म सुलेमान तब्दील हुआ था, इसके पीछे किसका हाथ था, वो कौन सी अहम शख्सियत थी इस्लामाबाद की जहाँ पर ये अफसर जाके रोए जिसके आगे, पिटे जिसके आगे, और उनको क्योंकि मेजर आज़म सुलेमान ने इन सब को खुडेलाइन किया हुआ था
और ये सारे कनेक्टेड थे फराह खान के साथ, ये सारे अफसर, और वो अल्टीमेटली मेजर चीफ सेक्रेटरी को चेंज कर दिया गया। उसके बाद डॉक्टर शैब है, उसके बाद ताहिर सर खुर्शीद ये अलीम साहब खान है। साहब उस वक्त करते, इस्तीफा दे देते, कुछ करते, आज आकर ये यही समझ नहीं आती ना कि नवाज शरीफ साहब से मिलने अच्छा, के इमरान बाद ये खान सारा साहब कुछ हुआ है। सरप्राइज दें आज तो वो कह ठीक रहे थे है। जी इमरान परवेज खान लाही साहब को 7 मार्च का खत दबा के 27 मार्च को जलसे में दें, वो ठीक है। अलीम खान साहब वो पहले है ना, वो तो पार्टी में है ना, ये तो उन्होंने मुखालिफिन के लिए सारा कुछ रखा हुआ था। ये इमरान खान वो साहब भी के टाइम खिलाफ का सब कुछ इंतजार इकट्ठा कर कर रहे रहे थे, थे। वो भी सरप्राइज देना चाहते थे। जब टाइम आना था उसी को सरप्राइज देना तो था उस ना, वक्त के लिए सारे उससे इकट्ठा पहले कर किसी रहे से थे, सरप्राइज और तब तक वो मजे लूट रहे थे सारे कौन से सीनियर सूबाई वजीर के तौर पर। साल पहले तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था सीधे मिनिस्टर आज से। वो गिला कर रहे थे आज कि नहीं मैं किया, लैब में बैठा हुआ था। साल पहले कर दिया था, और वो घर बैठे हुए हैं, वो कौन सा मजे लूट रहे हैं। गाड़ी उन्होंने आज तक सरकारी यूज नहीं की, वो मुझे ही पता है, जब वो मिनिस्टर थे तो वो सरकारी गाड़ी यूज ही नहीं करते थे, और वो गाड़ी उसी तरह उन्होंने वापस कर दी थी कि मुझे ये गाड़ी नहीं शहबाज गिल साहब ने जियो कहा अरमान है का वो घर कि ये नहीं कोई यूज पता करते नहीं थे। कितने एकड़ जमीन थी जिसको ये रेगुलराइज कुछ अच्छा, करवाना शहबाज चाहते थे। गिल साहब अब जवाब देंगे, पहले वो अपनी नौकरी का हिसाब दे दें अमेरिका में, उसके बाद जवाब दें। आज वो यही तो कह रहे थे कि एक स्पोक्समैन है जिसको मैंने, जब वो ये पूरी कैंपेन चल रही थी, 10 साल जो कैंपेन चली उसमें तो ये स्पोक्समैन कभी नजर ही नहीं आए। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो ये एकदम कराची से आके यहाँ अमेरिका से यहाँ आए और यहाँ आकर जनाब ये स्पोक्समैन बन गए, और उसके बाद ये सारा कुछ बन गए हैं। मेरा मतलब उस्मामा साहब, इमरान खान जो है उनको मरवाने के लिए ये जो नए नए लोग आए हैं ना, जो उनको प्राइम मिनिस्टर समझ के आए हैं, इन्होंने उनका बेड़ा गर्क किया है। अब आप खुद सोचें, आप कह रहे हैं कि लॉयल्टी, वो ये कह रहा है कि ना चीफ मिनिस्टर के इंतखाब से पहले उसको नैब का नोटिस आ गया, उसके बाद उस दिन तक नोटिस आते रहे जिस दिन तक चीफ मिनिस्टर का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, और उसके बाद जब उन्होंने इमरान खान साहब को कंप्लेंट की कि उस बात पर करप्शन कर रहा है, तो उनको फिर नोटिस आ गया और उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये लॉयल्टी की ये उनको जजा मिली है। और यही जहांगीर तरीन के साथ किया सर, शुगर स्कैंडल आया था, जहांगीर तरीन के खिलाफ तो नहीं जाना चाहिए था, इमरान खान साहब ने गलत किया, उनको खो दिया। यही अलीम खान के साथ भी ये नहीं होना चाहिए था, अपने लोगों के खिलाफ केसेस नहीं बनाने चाहिए। ये जब उनके जहाजों पे बैठ रहे थे ना, सामा जब गाजी उनके साहब, जहाज पे बैठ के फ्रांस गए थे, जब उनके जहाज पे बैठ के पूरा पाकिस्तान घूम रहे थे, ये उस वक्त पूछना चाहिए था कि जहांगीर तरीन साहब आपका पैसा कहां से आया। और नून लीग उस को वक्त इन्वेस्टिगेशन आज की बजाय उस वक्त इन लोगों के हाथ में आवाज उठानी चाहिए। जहाज मिलता रहा, नून उस लीग वक्त को- तक मजे लूटते रहे। नून लीग को- जिस सर, दिन आजम खान साहब जो थे, हमजा, शहबाज शरीफ, इन सबको उस दिन आवाज उठानी चाहिए थी कि ये एटीएम मशीनें ये काबिल एहतराम हैं, खबरदार किसी ने इनको हाथ लगाया, ये बड़े अच्छे काबिल लोग हैं, और ये इमरान खान के साथ ज्यादती कर रहा अब ये है, क्या नैब बात के है? केस बना रहा है, इनके खिलाफ जुडिशल इंक्वायरियां करवा रहा है, इनके खिलाफ JITs बना रहा है, ये गलत कर रहा है। ये भी उस वक्त आवाज उठानी चाहिए थी जब उनके साथ ज्यादती हो रही थी, देख रहे थे कि इमरान खान इस आप वक्त जुल्म उनको कर रहा है। समझा देते तो शायद वो कह देते, शायद उनके आज ज़हन में उनको नहीं ख्याल आया, आ गया, तो आज आप आप देखें, बेहतर है कि आप इन्हीं उनको लोगों के बता साथ देते। बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं हो तो रही है। इमरान खान साहब से सवाल पूछ रहा हूँ कि खान साहब जब जहांगीर तीन का त्यारा इस्तेमाल करते थे उसमें पेट्रोल भी डलता है, वो जो अलीम खान साहब कहते थे कि जितने जलसे होते थे उसकी ड्यूटियाँ मेरी होती थी, हम पैसे दे के वो सारे जलसे करवाते थे। एक दफ़ा पूछते तो सही कि भाई तुम्हारे पास ये पैसा हराम का है हलाल का कहाँ से आ रहा है, ये क्या बिजनेस करते हो तुम, इतना अंधाधुंध पैसा मुझ पे क्यों लगा रहे हो, क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा उन पे इसमें। उस वक्त तो नहीं पूछा। 10 साल आपने उनका माल खाया, वो बंदे कहते 10 साल उनकी गाड़ियां एंजॉय की, सर, इमरान उनके जहाज साहब, एंजॉय आपकी बात सही किए, है। उनसे अपनी पार्टी सर, बनवाई, वो- मजबूत करवाई, क्या और पार्टी, जब सर, कोई आपकी भी बंदा आ रहा है, हुकूमत आ उसके गई, खिलाफ तो जब तक अब केस आपने नहीं उनसे है। जान छुड़वाने के लिए सर, नैब के बात केसेस यह करवा है दिए कोई उसमें। भी बंदा, मैं एक पार्टी बनाता हूँ, कोई ज्वाइन कर रहा है, मैं उससे कहूंगा पहले सारे अपने इनकम टैक्स के, कोई तुम्हारे खिलाफ FIR तो नहीं है। नहीं। अगर केसेस चल रहे हैं तो चलते रहे। एक बंदा अब सारा आप देख के पे कहाँ से अरबों लाएगा? रुपया लगा रहा है, आप तो एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे, यानी आप और देखिए जब आपकी हुकूमत आएगी फिर आपका एकदम ज़मीर जाग जाएगा, फिर आप कहेंगे ये तो उसामा चोर गाजी है, साहब, इसका तो पैसा शुगर फ्रॉड स्कैंडल का होता, है, इसको उसामा पकड़ गाजी लो, हो सकता है सर, इसको नैब में हो बंद सकता है, कर दो। हो सकता है ये शुगर इमरान खान स्कैंडल साहब का आता। ज़मीर एकदम किस्सा से सर, जाएगा। अगर शुगर स्कैंडल ना आता, हो सकता है डॉक्टर कि साहब आज बात तक सुने, उनकी बात दोस्ती सुने। होती। अच्छा सर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुलाम साहब बात बात सुने। आप जरूर मुकम्मल करें, फिर मेरी सवाल बात भी करते हैं। सुने। सर अगली खबर पे ही चलना है, हुक्म। अच्छा, डॉक्टर ब्रेक भी साहब, आने वाली है मैं यार, ये आपसे जाती है अर्ज जैसे करता गुलाम हूं। साहब बोलने एक लगते थे ब्रेक आ जाती है। अबराज ग्रुप के, जी गुलाम साहब, अबराज ग्रुप के सैयद आरफ नकवी साहब, ठीक है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो थे फाइनेंसर, सबसे बड़ी ATM जिसको आप कह लें कि स्टेट बैंक था वो इनका। बिल्कुल ठीक। बाहर से पैसे बड़े भेजे, इधर से बड़े पैसे भेजे, बड़े बहुत कुछ दिया, और वो आगे रडार पे इलेक्शन कमीशन में जो अकाउंट का फॉरेन फंडिंग केस था उसके रडार पे, अच्छा वो इस सर, वक्त यहीं है पे? अमेरिका में। अच्छा,
सर यहीं पर सर ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल यहीं हमले से इन्हीं अल्फाज से आप सर दोबारा बात शुरू कीजिएगा, क्योंकि हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। अब पता चला। बात हो रही थी इमरान खान साहब को जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, जो माजी में एटीएम मशीन्स कहलाते थे, और उसी हवाले से गुलाम रज़ा साहब अबराज ग्रुप की बात कर रहे थे। गुलाम रज़ा साहब बात मुकम्मल कीजिए। जी, अबराज ग्रुप ने आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस में नाम आ गया अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी साहब का। इमरान खान साहब की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह से अमेरिका में, क्योंकि वो बंद हैं, कैद हैं, कि वो छूट जाएं वहाँ पे। लेकिन वो जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, आप अगर उस दिन का प्रोग्राम निकाल के देखें तो हमने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि कोई एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी की गई है और वो रिक्वेस्ट नहीं मानी गई। अब वो वहाँ कैद हैं, अब उनका नाम आएगा। जब उनका नाम आएगा तो फिर अमेरिकन, वो हमारे ख़िलाफ़ साजिश की थी उन्होंने, तो इसलिए वो अमेरिका से लोगों को बयानात दिलवा रहे हैं, अमेरिका से ये चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारे मामलात हैं ऐसे जो इसके साथ जुड़ेंगे। देखिए, आपको अगर आप नज़रियाती पार्टी हैं तो फिर आपको बंदे अपने साथ मिलाते हुए तमाम बंदों की स्क्रूटनी करना पड़ती है। आपको जस्टिस वजीउद्दीन अहमद छोड़ गए, आपको हामिद अली ख़ान छोड़ गए, आपको अकबर एस बाबर, जो इससे पहले, जी अकबर एस बाबर चले, वो एक आम कारकुन और वो हैं। ये वो लोग जिनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये लॉ नोइंग पर्सनैलिटीज़ हैं। आपको हाशमी साहब छोड़ गए, जावेद हाशमी, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ नहीं किए। तो वो उसकी वजूहत, और वो जाते हुए जो आपको कह के गए हैं, जो चीज़ें आपके पास लिख के गए हैं, जो रिकॉर्ड है वो तमाम का तमाम आवाम के पास, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। आपने हमेशा एक बात की कि हम इसको रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। आप 3.5 साल के तमाम एक्ट्स उठा के देख लें, मुझे कहीं पे बता दें क्या रियासत मदीना की इब्तिदा जो थी वो ऐसे थी। वहाँ तो इंसार और मुहाजिर, आपने तो नफ़रत के बीज बोए हैं, आपने तो पोलराइजेशन की है, अवाम को तकसीम किया है, और इस हद तक आपने तकसीम किया कि लोग जो अब आपके फॉलोअर्स हैं वो काबिल एहतराम है। किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं किसी को भी फॉलो कर सकता हूँ, बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें रिजिडिटी इस हद तक लेके आना कि एक दूसरे का सर खोल देंगे, घरों में लड़ाइयाँ होना, दफातर में लड़ाइयाँ होना, और लोगों की तरबियत ना होना, ये सियासी तरबियत बहुत ज़रूरी होती है। आपके लीडर्स हैं उनको तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है, बहुत एहतियात, क्योंकि वो ज़रा सा एक जुमला बोलते हैं तो नीचे तक वो कहीं पे भी आपको। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आज कहा जा रहा है एहतजाज हो रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है, आज वज़ीर साहब कह रहे हैं एहतजाज हो रहे हैं, हम पार्लियामेंट के बाहर डी चौक के बाहर एहतजाज करेंगे। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम जश्न बनाएंगे। तीसरी तरफ कहा जा रहा है वहाँ पे आज रात जो है वो आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। यानी कि सिर्फ नहीं मुतय्यन है, किसी को भी समझ नहीं आ रही। असल में शायद वो कह रहे हैं कि हमने ये गैर मुल्की मंसूबा नाकाम बनाया, उसका जश्न है, और एहतजाज इस बात का है कि ये जनाब ये क्या किया गया, क्यों गैर मुल्की मंसूबा अगर नाकाम बनाना था, उसामा गाजी साहब, गैर मुल्की मंसूबा नाकाम बनाना था ना, तो पहले आप फॉरेन फंडिंग ना लेते किसी की, गैर मुल्की मंसूबा वो था, फॉरेन फंडिंग ना लेते किसी की, इलेक्शन कमीशन उस पर जल्द फैसला करे, फॉरेन फंडिंग ली गई, वो गैर मुल्की मंसूबा था। हाँ जी, वो सर वो फिर सुप्रीम कोर्ट पीपल्स पार्टी, यहाँ तो शायद कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा, वो देखते हैं फैसला क्या आता है। सर जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जस्टिस रिटायर्ड हमारे बड़े मोहतरम गुलजार अहमद साहब, उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तजवीज़ तहरीक इंसाफ की तरफ से आ गई है। बाबा डॉक्टर साहब, टाइम बहुत कम है, पहले इस पर आपका कमेंट। अच्छा उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन ने तो बिल्कुल ही आउटराइट इनकार कर दिया कि जनाब चूँकि इमरान खान आनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, और चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो उनकी तरफ से जो वो उसको मानते नहीं हैं। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। और दूसरी बात ये है कि चलें, अगर मैं कहता हूँ कि अपोजिशन इंटैक्ट होती, इवन कोर्ट का फैसला आया था, वो कहती कि इलेक्शन की तरफ ही जाना है, तो इवन देन जस्टिस गुलजार का नाम अपोजिशन को तो काबिल कबूल नहीं होगा। क्यों? MQM पहले प्रोटेस्ट कर चुकी है उनके खिलाफ, जिस तरह से कराची में उन्होंने बिल्डिंग को गिराया, उसके बाद फिर पार्टी बड़ा शदीद प्रोटेस्ट कर चुकी है उनके खिलाफ। तो वो पार्टियां जो ये समझती हैं, वो बेचारे गरीब लोग जिनको घरों से महरूम किया गया, जिनको छतों से महरूम किया गया, और जो उस वक़्त बाद ये चीफ जस्टिस थे और इनका ये ऑर्डर था, इंतज़ामिया को ज़बरदस्ती उन्होंने मजबूर किया, बिल्डिंग को गिरवाया, और वो बेचारे जो लोग हैं वो दर बदर फिर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो इनके टोटली ख़िलाफ़ हैं।
तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर MKM और पे पार्टी उनके खिलाफ है तो नून लीग अल्टीमेटली कराची में नून लीग ने भी इलेक्शन लड़ना है। कराची में बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है वहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता खुद एहतजाज किया था नसरा टावर के खिलाफ, नसरा टावर के गिरने के खिलाफ PTI ने खुद एहतजाज किया था कराची। आप अंदाजा लगा लें कि एहतजाज किया और अभी उन्हीं का नाम जो है वो चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए दिया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अपोजिशन के लिए तो ये नाम कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ। अच्छा चले गुलाम साहब, ये एक चीज़ लग रही है कि इमरान खान साहब जो भी उनके जहन में इस वक्त प्लान्स हैं वो उस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जिस तरह से मैं मिसाल देता हूँ, मैं इस चीज़ पर हैरान हूँ कि एक तरफ वो कहते हैं कि जी सारा कुछ गलत हो रहा है, जो ही वो नोटिफिकेशन आया प्रेसिडेंट का कि जी इमरान खान साहब को डी नोटिफाई किया जाता है प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ नो मोर प्राइम मिनिस्टर, तो उसको बड़ा शेयर किया गया और उस पर सेलिब्रेशन की गई कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे। लेकिन ये सबको पता था कि साथ ही उनको एक दूसरे आर्टिकल के तहत काम जारी रखने के लिए इजाज़त दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो कुछ अहकामात को मान रहे हैं, कुछ को नहीं मान रहे। मेरा मकसद कहने का ये है, ये ना हो कि फिर वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बात आ जाए कि जी उसमें आज सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रही है तो जवाब नहीं है कि जी आप क्यों नहीं गए, उस वक्त जाते ना जाना तो फिर वहाँ जाकर एतराज़ होता तो उनके हक में शायद जाता, जो भी है मुझे नहीं पता, जो भी प्रोसीडिंग हो। तो ये ना हो कि फिर मामला जो है इसमें भी कि जी कोई नाम नहीं दिया, ये नहीं दिया और बात कहीं बहुत आगे चली जाए। ऐसे नहीं होगा। देखें, ये कोई ऐसा कोई किंगडम ऑफ इमरानिस्तान नहीं है कि वो जो कहेंगे और वो करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इसका कोई रास्ता है और रास्ता कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। हमने बड़े बड़े आमर देखे यहाँ पे, मुशर्रफ साहब जैसे, उससे पहले भी हमने देखा, और बड़ा बड़ा जमहूरी सेटअप के अंदर हमने आमरीत के बड़े बड़े मीनार पाकिस्तान देखे, वो सब चला गया। ये इख्तियार अभी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सदर को भी और वज़ीर आज़म को भी कि आप कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ, और आधे घंटे बाद सदर पाकिस्तान ने उनको जो वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया उनको निगरान। ये बताइए, ये उन्होंने कंसल्ट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अदालत है तो ऑपोजिशन इसको लेकर भाईजान, ये अगर इस तरह से देखते जाएंगे, मैं आपको 20 चीज़ें दिखा दूंगा, सुना दूंगा, लिखा दूंगा, बता दूंगा, जो आपको कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल या कानूनी तौर पे कानूनी एतबार से ठीक नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी फॉलोइंग है, उस फॉलोइंग की बुनियाद पर आप एक प्रेशर ग्रुप तश्कील देकर लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन नहीं कर सकते, अदारों को बदनाम नहीं कर सकते, अदारों को आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये सिर्फ ये प्रेशर टैक्सेस देके कि मेरे पीछे लोग हैं और मैं जो लोगों को कहूँगा वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये प्रेशर ग्रुप्स की पॉलिटिक्स होती है। सियासी कौमी सियासी जमातों की पॉलिटिक्स कानून और आइन के इर्द गिर्द घूमती है। सर, वो जहाँ पे कानून को पाबंद करता है, आइन पाबंद करता है, आपकी बात 100% दुरुस्त है। आप अच्छी बातें करते हैं, आइडियलिस्ट की बातें करते हैं। जहां पर आपका एडवोकेट जनरल जो है एक जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, जो भागा हुआ है अदालत से, उसको फैसिलिटेट करेगा। एंटी टेररिज्म में वो जाम अब्दुल करीम का केस नहीं चलाएगा, वो प्रेशराइज करेगा बेवा को कि वो करे। सबके सामने जनाब उसकी जमानतें सारा कुछ हो रहा होता है। वहाँ कानून कुछ नहीं कर पाता। हमारे यहाँ ये है, वो एक जमात का रुकन है, वो जमात, उसकी हुकूमत, वो सब उसको, यानी जिसने उसका बेवा का केस लड़ना है वो उसको जनाब चादरें पहना रहा है। तो यहाँ तो ये होता है फाशिज्म किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में, किसी भी पार्टी में काबिल कबूल नहीं है। किसी भी जगह पे फाशिज्म काबिल कबूल नहीं है। हम तो 20 दफ़ा कोयटा के वो अचकज़ई की बात कर चुके हैं, जिसकी बेवा को जबरदस्ती पैसे देकर और उससे सुलह करवाई गई थी। हम 20 दफ़ा कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। 20 दफ़ा आइन तो एक ऐसी जिस पे हमारा और इस रियासत का एक मुआहिदा है और उसके मुताबिक फैसले होने चाहिए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, देखते हैं कि क्या फैसला आता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।